हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर सिविक्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैंने आपसे भाग 3 जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में पार्ट्स में जो बताया है। तो वीडियोस जो है पहले आप देख लीजिए। आज बारी है हमारी भाग 4 की, जिसमें आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। तो भाग 4 में ऐसा खास क्या है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं अनुच्छेद 36 से 51, इन अनुच्छेदों में आपको जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं तो जो आपको पता होने चाहिए। तो ये है क्या, पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है और ये किसको दिए जाते हैं और इसका मतलब क्या है, क्या इनका करना होता है। ठीक है। तो गाइस, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो आयरलैंड से लिए गए हैं और ये गैर न्यायिक हैं। संविधान सरकार को दिया गया है और इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन जो होता है सरकार ने करना होता है। जो भी इन अनुच्छेदों में लिखा हुआ है तो सरकार को इस चीज़ का जो है पालन करना होता है। चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 36 में ऐसा खास क्या है जो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें आपकी संघीय सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, स्थानीय सरकार होगी, इन सब में क्या होती है, शामिल होती है। फर्स्ट जो है किसकी दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, सरकार से ही जुड़ी हुई है। ठीक है। तो जब भी हम शुरुआत करेंगे तो अनुच्छेद 36 में जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद 37 में ऐसा खास क्या है जो आपको जानना जरूरी है कि गैर न्यायिक इसमें जो है परिभाषित किया गया है कि गैर न्यायिक है। ठीक है। और शासन के लिए जो है मूलभूत तत्व का क्या करते हैं, ये वाहन करते हैं। तो ये सब किस में है, ये अनुच्छेद आपको 37 में देखने को मिलता है। डायरेक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 38 में ऐसा खास क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है कि जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है। तो यहाँ भी सरकार का ही काम होगा ना, एक आम व्यक्ति का तो काम होगा नहीं। तो ये सरकार का क्या काम बनता है कि सभी जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है प्राप्त हो सके। किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, कोई भी न्याय है तो वो सारे न्याय जो हैं एक नागरिक को प्राप्त हो सके। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नागरिक का काम तो होगा नहीं, ये सरकार का काम होता है। और ये जो संविधान है सरकार को क्या देती है, निर्देशक तत्व देती है। तो ये जब जो ये चीज़ें हैं सारी किस में मिलती हैं, ये आपको अनुच्छेद 38 में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39 में ऐसा खास क्या है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, इसमें सभी को क्या दिया जाएगा, समान न्याय दिया जाएगा और निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। जितनी भी प्रकार की आपकी सहायता है जो संविधान से जुड़ी हुई हैं, जो मतलब कि जो कहते हैं ना कि अगर आपको वो करना है, कोर्ट में जाना है या कुछ भी काम है जो सरकारी काम है, तो उसमें क्या होगी, निशुल्क विधिक सहायता देनी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सर्वोत्तम विकास कार्य हो सके। ऐसा नहीं है कि धन का असमान आपको वितरण दिखाई दे रहा हो। ठीक है। सार्वजनिक धन कौन सा हो जाता है, देख जो पब्लिक जो होता है, पब्लिक का धन होता है, उसका जो नियंत्रण है बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि हाँ कि वो सरकार के अंडर हो। ऐसा नहीं है कि वो बेकाबू हो जाए और जिसका क्या कर सके, सर्वोत्तम विकास हो सके। तो जो ये सब कार्य होता है ये किसका होता है, ये सरकार का कार्य होता है। तो ये आपको 39A में तो आपको समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता के बारे में पता लगता है और 39B में आपको सार्वजनिक धन का जो है स्वामित्व और नियंत्रण जो है कि इससे क्या हो कि आपका जो है सर्वोत्तम विकास हो सके। तो ये आपको 39B में देखने को मिलता है। और 39C में ऐसा खास क्या होता है, इसमें धन का जो है समान वितरण होना चाहिए। ये नहीं है किसी डिपार्टमेंट को आपने ज़्यादा धन दे दिया और किसी को कम दे दिया, तो ऐसे नहीं है। धन का बिल्कुल समान वितरण होना चाहिए। तो ये सब आपको जो धन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं आपको अनुच्छेद 39 में देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 40, इसमें क्या होता है, ग्राम पंचायतों का गठन होता है। पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 40 में ऐसा खास क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ये होगा कि इसमें ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है।
अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दशाओं, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का इसमें क्या होता है, अधिकार होता है। अनुच्छेद 42 में काम की मानववांछित दशाएं उपलब्ध करवाना और प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये इतने खास नहीं है, लेकिन आपको बस मैं बता रही हूँ कि अनुच्छेद 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का क्या करना है, प्रबंध कराना। जैसे मैं रीड आउट कर रही हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे किसकी किसके बारे में क्या बात हो रही है। तो मजदूरी का, जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं उनको मजदूरी का प्रबंध करवाना, समान सिविल संहिता उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो है आपसे पूछा भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में ऐसा खास क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो अनुच्छेद 45 और 40 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6 से 14 साल के बच्चे, जो भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी और ये अनिवार्य शिक्षा होगी। तो 40 में क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन, और 45 में क्या है, बच्चों के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वें अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो SC कास्ट के हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हित, जो हित हैं उनके, उनमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए। तो ये किस में है, अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47 में ऐसा खास क्या है, राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पोषाहार भोजन व स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करवाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जो अनुच्छेद 47 है तो ये हमारे जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है, हमारे पोषण स्तर से जुड़ा हुआ है, हमारे पोषण आहार से जुड़ा हुआ है और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 47 भी क्या हुआ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 48 में ऐसा खास क्या है कि कृषि और पशुपालन संगठन जो हैं, गोवध का प्रतिषेध, जो गोवध करता है यानी कि गौ हत्या करता है उसका प्रतिषेध होना चाहिए और कृषि और पशुपालन जो है संगठन बनाने चाहिए। तो ये आपको 48 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अब 48 में ऐसा क्या खास है, देखिए 48 में तो जो है 48वां अनुच्छेद अगर ऐसे सिंपल आ जाता है तो उसमें आपको कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताना है, और 48A आ जाता है तो पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा वन्य जीव की रक्षा। ठीक है, इसमें आ जाएगा कृषि और पशुपालन, और इसमें क्या होगा, पर्यावरण से और वन से जो संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, वो सब किस में आ जाएगा, 48A में। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो है जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब समझ आ गया होगा। अपने नोट्स आप खुद ही रेडी कीजिए और इसके बाद एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से कीजिए। आपको ये सब कुछ जो है, जितने भी आपके जो 51 अनुच्छेद, 36 से 51 जो अनुच्छेद है आपके टिप्स पे हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा बार पढ़िए। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 में ऐसा खास क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और प्रतीकों का संरक्षण। ठीक है, ये तो बिल्कुल आप पढ़ के भी आप समझ पा रहे हैं कि जो भी स्मारक बने हुए हैं, स्थान बने हुए हैं, ठीक है, और प्रतीक है, उनका संरक्षण करना किसके अंडर है, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। तो ये अनुच्छेद 49 में आपको देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। अनुच्छेद 50 जो अब हम पढ़ लेते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका मतलब जो है कार्य करने वाली, न्यायपालिका मतलब न्याय करने वाली। ठीक है, तो ये मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इन दोनों का पृथक्करण करना जरूरी है। ये नहीं है कि न्याय करने वाला कार्य करने लग जाए और कार्य करने वाला न्याय करने लग जाए। तो इनका जो है पृथक्करण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से ही सब काम जो है अपने अपने करने चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है किसी के काम में टांग अड़ाएंगे। ठीक है, 51 है जो बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। और ये हमारा लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत कई वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो काम है ये अनुच्छेद 51 में आपको देखने को मिलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है और उसमें सुरक्षा को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो गाइज, इस तरह मैंने आज आपको राज्य की नीति निर्देशक तत्व करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको 36 से 51 अनुच्छेद पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये सरकार को दिया जाता है संविधान के द्वारा कि इनको जो है पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से आपको जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इसमें आपको जो अनुच्छेद 40 है वो आपको याद होना चाहिए कि पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। 45 आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध करवाई जाए। 46
और जो 47 है, 47 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है और आपके भोजन से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो ये सब किस में आता है? अनुच्छेद 47 में। ठीक है। अनुच्छेद 48 में जो है आपको कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है और 48 ए में आपको पर्यावरण संरक्षण और जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 भी आपके लिए और 51 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50 में आप अनुच्छेद 50 में आपके लिए क्या है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका आपका क्या होगा? पृथक्करण होगा। और 51 में आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आपकी एक रिवीजन भी हो गई है। आप वीडियो को जब ये कंप्लीट हो जाएगी, अपने नोट्स आप रेडी कर रहे होंगे तो रात को सोते वक्त एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, तो इस तरह आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका का कार्यपालन से पृथक्करण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50वां जो अनुच्छेद है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा भाग 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब भाग 4A 51 अनुच्छेद, उसमें ए जो हम पार्ट पढ़ेंगे जो मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। ये मौलिक कर्तव्य भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम भाग 4 पढ़ रहे हैं, तो भाग 4A और 51 तक हमने पढ़ लिया है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो 51A इसमें जो है आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार मैं आपको कल करवा चुकी हूँ, तो मौलिक कर्तव्य की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम जाने कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिए गए हैं गाइस। वो मौलिक कर्तव्य है जो वो रूस से लिए गए हैं। ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जो सरकार है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हैं इनको शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसको शामिल किए गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे शामिल किए गए हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन था ये कब लागू हुआ था? ये 1976 में लागू हुआ था। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं गाइस वो रूस से लिए गए हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वो 11 हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर स्टार्टिंग में कितने थे, तो स्टार्टिंग में हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, स्टार्टिंग में थे 10। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि हुआ था 2002 में, इसमें क्या था कि आरटीई को इंक्लूड किया गया था। आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये आप सबको पता होगा। तो इसे जो है 2002 में इंक्लूड किया गया था, इसलिए वर्तमान में कितने कर्तव्य हो गए हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। आरटीई को इंक्लूड करने के बाद जो कि 2002 में हुआ था, तो किस तरह हो गए हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। और स्टार्टिंग में कितने थे हमारे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये किससे लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो इस तरह गाइस हमारा जो भाग 4 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 जो थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। ठीक है, ये भाग 4 की हम बात कर रहे थे। तो भाग 4 में आपके ये आते हैं। और भाग 4A में आपको जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ाया और 51A अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आपको मौलिक कर्तव्य मैंने पढ़ा दिए हैं। वर्तमान में कितने हैं अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इस तरह अपनी रिवीजन भी करते जाइए। देखिए, अगर आप ऐसे साथ साथ करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आज वीडियो देख लेंगे और हम कल कर लेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो साथ साथ करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, पीछे का भी पढ़िए। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो पीछे का भी पढ़िए और आज का भी पढ़िए। तो इस तरह आपकी जो है सिविक्स कंप्लीट होती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमारी होगी अब राष्ट्रपति पे। भाग 5 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 52 से 151 जो हैं राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। अब आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का जो है रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको सर्वनाम की वीडियो जो है प्रोवाइड कर दूंगी। इससे पहले आप संज्ञा की देख लीजिए। अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो सर्वनाम की जो वीडियो है मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूँगी, थोड़ी देर में ही कर दूँगी। तो ठीक है, और साथ में मैं आपको प्रोनाउन भी करवाऊँगी। ठीक है, मेरा ये है कि ग्रामर जो है हम हिंदी इंग्लिश बराबर बराबर रखें। ठीक है, मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि आपको इकट्ठा ही मैं आपको करवा दूँ। जैसे अगर मैं आपको हिंदी में क्रिया करवा रही हूँ तो इंग्लिश में आपको मैं वर्ब करवा दूँ।
ठीक है, तो कोशिश मेरी पूरी रहेगी, देखते हैं कितनी कामयाब रहती है। लेकिन सिविक्स तो है जो मैं आपकी कंप्लीट करवाऊँगी ही करवाऊँगी, तो आगे हम बढ़ ही रहे हैं। थोड़ी-सी ही क्लासेस रह गई है सिविक्स की, तो जो सिविक्स की क्लासेस है वो पूरी होने ही वाली हैं। तो आप जो है मैक्सिमम शेयर कीजिए। अब जो है मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगी प्रॉपर, अभी थोड़ी देर में मैं आपकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगी, तो शेयर आप हर जगह कीजिए, आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। ठीक है? मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़ एंड टेक केयर।